एग्जाम्पल इसकी ये होगी ग्रेन इंडस्ट्री की, कि मिसाल के तौर पर जैसे कि एक सिस्टम लिमिटेड कंपनी है पाकिस्तान में जिसका फंक्शन है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना। अगर वही सिस्टम लिमिटेड कंपनी अपनी आगे से अगर कोई और ब्रांच ओपन कर लेती है, तो वो उसी की एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि अब हम लोग रिपोर्ट भी बनाकर देंगे, तो वो उन्हीं का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा, वो ग्रीन इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। और अगर हम बात करें कि न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको एग्जांपल से समझें, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि रोबोट बनाकर दे, कि रोबोट जो है वो असिस्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग को डेली लाइफ में। जैसे कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और जिस अगर कोई फूड इंडस्ट्री आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड इंडस्ट्री आ जाए कि वो कि जस्ट आपने इंडिया में जैसे कि टेक्नोलॉजी आ गई है कि रेडीमेड फूड है, जस्ट आपने पानी डालना है और फिर वो आपकी फूड बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो अगर ना कोई फूड की अगर कोई नई कैटेगरी कोई निकाल दे कि रेडीमेड फूड बनाने की कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में अगर कोई लगाए, तो वो उनका न्यू टेक्नोलॉजी प्रोग्राम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। या अगर कोई रोबोट बनाए कि हम लोग ह्यूमन असिस्टेंस के लिए रोबोट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। या कोई लेज़र वीपन निकाल दे, लाइट वीपन, तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में नहीं है। अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, वो कोई बनाए और किसी नई बिल्डिंग पर बनाए, जहाँ पर उससे पहले किसी किस्म की कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं चल रही थी, और ना और जो उस इंडस्ट्री का जो स्टाफ है और जो उसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ होने हैं, वो भी वो पहली वाली जगह से ना लेकर आए, मतलब पहले से किसी बिज़नेस एग्जिस्टेड बिज़नेस से ना उठा के लेकर आए, उसका अपना ही प्लांट वगैरह हो, स्टाफ भी उसका अपना वगैरह ही हो। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन इंडस्ट्री कैटेगरी में आती हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी आपकी है वो बाकायदा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से अप्रूव भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लाउज बी, इट्स अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। मतलब ये कमिश्नर की तरफ से अप्रूव होनी चाहिए आपकी ग्रीन इंडस्ट्री, उसको आपने दरख्वास्त देनी है, और जिस तरह जो तरीकाकार बताया दरख्वास्त को उस तरह देनी, कमिश्नर की तरफ से अप्रूव होनी चाहिए। इस दरख्वास्त के साथ आप लोगों ने वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लॉ में प्रिस्क्राइब होता है एज़ पर लॉ, मतलब जो इस दरख्वास्त में ग्रीन इंडस्ट्री को अप्रूव करवाने के लिए आपने जो कमिश्नर को दरख्वास्त देनी है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं के लगे होने चाहिए वो होने चाहिए, और जो दूसरे डॉक्यूमेंट जो कमिश्नर रिक्वायर करे वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। ये जो डेफिनेशन है ये एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई 2019 से, यानी मतलब जो टैक्स ईयर अब 2019 का आपका स्टार्ट होगा और उससे आने वाले अपकमिंग टैक्स ईयर होंगे, उसके उसमें ये जो है ये ग्रीन इंडस्ट्री की डेफिनेशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 13 इम्पोर्टर। इम्पोर्टर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि इम्पोर्ट करे, मतलब कोई चीज़ें बाहर से मंगवाए। सो कह रहे हैं इससे मुराद वही पर्सन है जो कि पाकिस्तान में चीज़ें मंगवाता है, गुड्स मंगवाता है बाहर से, उसे हम इम्पोर्टर कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपके पास सेक्शन 14, सबसेक्शन 14 जो कि डील करता है इनपुट टैक्स से। तो इनपुट टैक्स की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब इनपुट टैक्स जो है वो किस पर लगना है, उस पर्सन पर जो कि सेल टैक्स के अंदर सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है। सो कह रहे हैं जो पर्सन सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है ना, उस पर ये टैक्स लगना है। उस हवाले से वो कह रहे हैं कि अब कब लगेगा, अब ये वो कह रहे हैं जो टैक्स लेविड अंडर द दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन, मतलब जब एक पर्सन को, अब यहाँ पर आप वर्ड पे गौर करें, वो कह रहे हैं टू द पर्सन, मतलब एक चीज बंदे को चीज जा रही है, वो परचेज कर रहा है। तो जो पर्सन कोई गुड्स परचेज करता है उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम इनपुट टैक्स कहेंगे। इसी तरह टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स बाय द पर्सन। अब यहाँ पर भी आप ये प्रोपोजिशन जो है वो प्रेपोजिशन सॉरी इसके ऊपर गौर करें। प्रोपोजिशन तो वो होती है ना जो एक लीगल सिचुएशन होती है, प्रेपोजिशन वो है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगी। सो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन जो है कोई चीज़ बाय द पर्सन, मतलब अगर कोई बंदा बाहर से कोई आइटम्स मंगवा रहा है, गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो जो उसकी गुड्स इंपोर्ट करने पर टैक्स लगेगा वो भी इनपुट टैक्स कहलाएगा। सो आपको समझ आ रही होगी, एक पर्सन जो कोई चीज़ उसको सप्लाई की जा रही है, मतलब जो वो परचेज कर रहा है, उसकी परचेज पर जो उस गुड्स को परचेज करने पर जो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा वो इनपुट टैक्स है। इसी तरह अगर एक बंदा बाहर से कोई चीज़ें मंगवा रहा है तो उसकी इंपोर्ट के ऊपर गुड्स पर जो टैक्स लगेगा वो सेल टैक्स है, वो सॉरी वो इनपुट टैक्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउज सी, इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द पर्सन, टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इन सेल टैक्स moved as a duty of excise on the manufacture or production of a goods or the rendering or providing of the services। मतलब कह रहे हैं उन गुड्स और सर्विसेज के हवाले से जो कि एक पर्सन एक्वायर्ड करता है, जिन गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगना है किस कानून के तहत, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत।
इन सेल टैक्स मूड एज अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द मैन्युफैक्चरर। तो अब यहाँ पर अ, जो ये चीज़ें, ये जो पर्सन ये तो एक्वायर कर रहा है ना, उनके उन एक्वायर करने वालों पे तो इस कानून के तहत टैक्स लगना है। लेकिन अंडर दिस लॉ जो पर्सन इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करके इनको दे रहे हैं और जो ये बंदे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पर जो है वो सेल टैक्स ऐसा ड्यूटी लगेगा इस कानून के तहत, ऐसा इनपुट टैक्स। सो अगर इसको ये कंफ्यूज करने वाली लाइन है, इसको अगर दोबारा से समझे तो वो कह रहे हैं कि भाई देखें, उन चीज़ों गुड्स और सर्विस के हवाले से जो कि एक पर्सन एक्वायर करता है, उसने तो उसके हवाले से टैक्स दे दिया किस कानून के तहत? फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत। उसने तो इस कानून के तहत टैक्स दे दिया। लेकिन ये चीज़ें उसने एक्वायर की, ये सर्विस उसने एक्वायर की, तो उसने किस तरह एक्वायर कर ली? ऑब्वियसली किसी पर्सन ने वो सर्विसेज प्रोवाइड की, ऑब्वियसली किसी पर्सन ने वो गुड्स प्रोवाइड की, गुड्स उसने मैन्युफैक्चर करके दी, प्रोड्यूस करके दी। तो अब क्या वो जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है वो खाली हाथ रह जाएंगे? उन्होंने भी तो मुनाफा कमाया है ना, और इसी तरह सर्विसेज देने वाले ने भी तो पैसा कमाया है ना, तो क्या वो टैक्स से बच जाएगा? कहते हैं नहीं भाई, वो टैक्स से नहीं बचेंगे, उन पर जो है वो सेल टैक्स ऐसा ड्यूटी लगेगा इस कानून के तहत, और उन पर जो ये टैक्स लगेगा इन चीज़ों को प्रोवाइड करने का, वो टैक्स इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाउज डी पर। क्लाउज डी कहता है भाई प्रोविजनल सेल टैक्स लिविड ऑन सर्विसेज रेंडर और प्रोवाइडेड टू द पर्सन। वो कह रहे हैं कि भाई जो सर्विसेज किसी पर्सन को दी जाती है ना, मतलब जो सर्विसेज ऑब्टेनर है उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी इनपुट टैक्स ही कहलाएगा। इसमें अब कौन सी सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगना, वो कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग दो सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट सब्जेक्ट टू सच नोटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन एज मेंशन देयर। मतलब उन सर्विसेज को निकाल के जो कि एफपीआर ने बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दी है कि कंडीशन लिमिटेशन वगैरह पर उस पर टैक्स नहीं लगना, उनके उन सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एंड लिविड अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 एज अडेप्टेड इन द स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। मतलब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पर्सन जिनके ऊपर ये सेल टैक्स 1990 अप्लाई हो रहा है ना, वो बंदे भी वहाँ पर उस टेरिटरी में बैठ के भी जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं, उनको भी उस परचेज करने पर जो गुड्स को परचेज करने पर टैक्स देना पड़ेगा, वो भी इनपुट टैक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 14A, वेयर द एक्सप्रेशन की बोर्ड means the Karachi interbank offer rate prevalent on the फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। अब क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून पर एंड होता है, और इसके अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। मतलब हर क्वार्टर जो है वो 3 मंथ का होता है। आप ये समझ लो कि जनवरी से मार्च तक एक क्वार्टर है, अप्रैल से जून तक एक क्वार्टर है, जुलाई से लेके सितंबर तक एक क्वार्टर है, और अगस्त से लेके दिसंबर तक एक क्वार्टर है। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कपूर से मुराद बेसिकली वो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट है, जो कि हर फाइनेंशियल ईयर के हर क्वार्टर के फर्स्ट डे के ऊपर अप्लाई होता है ये रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट है लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस। इससे मुराद है मीन्स द ऑफिस ऑफ अ सुपरिटेंडेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू और सच अदर ऑफिस एज द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। सो लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस से मुराद एक तो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस जो सुपरिटेंडेंट मतलब जो इनलैंड रेवेन्यू का निगरान है, तो इसका ऑफिस है, और उसके अलावा उस ऑफिसर का ऑफिस है जिसे बोर्ड जो है वो ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर देती है कि इस ऑफिसर का ऑफिस भी लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस कहलाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 15 है, जो कहता है लाइसेंस इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का मतलब होता है ओस निकालने वाला, ओस रखने वाला। सो कह रहे मीन्स एनी पर्सन licensed by the board to provide electronic invoicing system for integration of registered person in the prescribed manner। so इससे मुराद है कि वो लाइसेंस शुदा बंदा, वो लाइसेंस पर्सन जिसे एफपीआर बेसिकली अथॉरिटी दे रही है कि जितने भी पर्सन जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इस सेल टैक्स के सिस्टम में, आपने उनको एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम, मतलब इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे मुराद वो पर्सन है जिसको एफपीआर ने बाकायदा खुद लाइसेंस ग्रांट किया हुआ है, जिस लाइसेंस के तहत इस पर्सन की अथॉरिटी है कि इसने एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है फॉर द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना कि इतने पर्सन जो है वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, इतने पर्सन सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, और फिर एक हिसाब लगता है हर फाइनेंशियल ईयर के बाद के न्यूज़ में आता है कि इतने पर्सन ने जो है वो रिटर्न जमा नहीं कराई, तो अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो एफपीआर का
घेरा तंग हो गया, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उन्हें किस तरह पता चलता है? उनको बेसिकली इसी पर्सन के थ्रू पता चलता है, क्योंकि उसने एक सिस्टम प्रोवाइड किया है, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम प्रोवाइड किया है लोगों को कि अपनी रिटर्न जमा करवाएं। अब वो जब अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं तो कितने बंदों ने जमा करवाई, कितनों ने नहीं कराई, क्योंकि वो रजिस्टर जो है इधर पर उन्हें पता चलता रहता है, वो इनकी इंटीग्रेशन करते रहते हैं। सो लाइसेंस इंटीग्रेटर से मुराद वही पर्सन है जिसको एफबीआर ने लाइसेंस दिया हुआ है कि भाई आपके पास एक अथॉरिटी है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम प्रोवाइड करें, लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड करें, जिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सारे बंदे रजिस्टर्ड होंगे, और इस रजिस्टर हुए होंगे तो उनकी इंटीग्रेशन करना, मतलब कितने पर्सन ने रिटर्न जमा करवाई, कितनों ने नहीं करवाई, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं हैं, उनका हिसाब करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक पर्सन अपनी इस अथॉरिटी का इस तरह फ़ायदा उठाता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सब सेक्शन 15A। बाकी के इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।